नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बीपीएस उरई में आपका स्वागत है। ये हमारा अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम पढ़ चुके थे प्राकृतिक संख्याओं की योगफल प्रश्न पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे दो टाइप थे। जब योग ज्ञात करना हो, पहला टाइप क्या था? जब योग ज्ञात करना हो, और दूसरा टाइप हमारा था जब योग ज्ञात हो। तो हम पहला टाइप पढ़ चुके थे कि जब योग ज्ञात करना हो। अब अगला टाइप हम पढ़ेंगे जब योग ज्ञात हो। इसमें कई तरीके से प्रश्न बनते हैं। यदि प्रश्न में आपसे कभी कभी पूछ लेगा या प्रश्न दे देगा कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इतना है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, या पूछ लेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, या कभी कभी पूछ लेगा बीच में कौन सी संख्या है वो बताइए। और बीच में तभी पूछेगा जब यानी कि संख्याओं की संख्या विषम होगी। सम में कम पूछता है, और पूछ भी लेगा तो वो भी हम बता देंगे बीच में कौन सी संख्या, तो वो भी हम बता देंगे। कभी कभी सम में पूछ लेता, कभी विषम में, कभी प्राकृतिक दे देगा। कई तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे पहला प्रश्न हमारा लिखा है, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 435 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई प्रश्न उसने दे दिया कि क्रमागत 5 विषम संख्या हैं, यानी जो भी क्रमागत है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कहाँ से हैं। लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि क्रमागत है, चाहे वो बीच की 5 हो, चाहे आखिरी की 5 हो, चाहे शुरुआत की, यानी जो भी 5 संख्याएं हैं वो क्रम से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें हम, यदि हमने यहाँ पर दे दिया आप 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, यानी 13 के बाद 15, ये हमारी क्रमागत है। देखो 7 के बाद 9 विषम आती, 9 के बाद 11 विषम आती, 11 के बाद 13 विषम आती, 13 के बाद 15, ये क्रमागत है हमारी। कितनी है? क्रमागत। ऐसे ही उसने हमसे कहा है कि क्रमागत 5 संख्याएं जो हैं जिनका योगफल हमारा कितना है? 435 है। तो वो ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो क्रमागत मतलब कहीं से भी हो सकती है, लेकिन क्रम होगा। जैसे कि आपने याद रखना होगा या ध्यान देखा भी होगा। जैसे कि अभी हम देखें, जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर लिखते जा रहे हैं। नंबर लिखे हमें। अब इस चीज़ में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये नंबर लिखे तो हमने देखा कि पहले हमारा विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, विषम है, फिर सम है, फिर विषम है। यानी एक बात क्लियर होगी, जो संख्याएं जो होती हैं, जो नंबर हमारे होते हैं, सम विषम के फॉर्म में चलते हैं। यदि क्रमागत की हम बात करेंगे तो नंबर कैसे चलेंगे हमारे? सम विषम के फॉर्म में। यानी अगर सम होगा तो उसके बाद विषम होगा, विषम के बाद सम, सम के बाद विषम। यदि पहला नंबर हमारा सम है तो दूसरा क्या होगा? विषम। यदि दूसरा हमारा विषम है तो तीसरा क्या होगा? हमारा सम। यानी एक बात इतनी दिमाग में आ गई है कि हमारे नंबर जो चल रहे हैं, एक सीरीज लिखिए, इसमें पहला नंबर यानी कि जो गिनती होती है उसमें सम विषम का कॉम्बिनेशन चलता है। यानी पहले सम आएगा, फिर विषम, सम विषम। यदि पहले हमारा विषम है तो फिर सम, फिर विषम, सम, फिर विषम। इतनी बात समझ में आ गई। ये मैं इसलिए बताया, आगे भी चलेंगे। जैसे हम इसमें जो प्रश्न हमारा दिया है, ये हमने इसलिए बता दिया, जैसे अभी हम प्रश्न हल करेंगे तो ये वाला प्रश्न जो है इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। किस तरीके से? 2 तरीके से। जब 2 तरीके से हम प्रश्न को हल करेंगे, देखो पहला मेथड हमारा होगा बेसिक मेथड है, जिसको हम बिना सूत्र फॉर्मूला लगाए उसे हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड की बात करें, जैसे यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 435 है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कि एक जो रेखा है, हमने देख लिया कि इस पर कितनी संख्या है। क्रमागत की बात की तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि मान लीजिए ये 5 संख्याएं हमारी कैसी हैं? क्रमागत हैं। कैसी हैं? क्रमागत। क्रमागत है। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल की बात करें, संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं। तो जब ये क्रमागत है, एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि यानी कि अगर हम बीच की संख्या की बात करें तो इसे देखो, अब सबसे पहले चलते हैं कि जैसे संख्या, हमने संख्या रेखा खींच दी, हमने देखा कि संख्या पर 1 2 3 4 5 संख्याएँ हैं। अगर इन 5 संख्याओं में हम कहें कि इन 5 संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी होगी, तो हमारा सीधी सी बात क्या होगी? हमारी बीच की संख्या यहाँ पर होगी। अब बीच क्या होता है? मध्य, जिसे बोलते हैं मध्य। क्या बोलते हैं? मध्य पद। यदि हम बीच की संख्या की बात का मतलब सीधा अगर गणितीय भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे हम? मध्य पद। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मध्य पद होता क्या है। मध्य पद का मतलब होता है कि उस पद के दाहिने साइड भी उतनी संख्याएं हों और बाएं साइड भी उतनी संख्या। मध्य पद का मतलब क्या होता है? बीच में। और बीच में कब होगा? जैसे कि मान लीजिए एक लाइन में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो अगर हम कहें कि बीच में कौन बैठा है, तो हम बीच में तभी बता पाएंगे कि उसके दाएं तरफ 2 विद्यार्थी हों और उसके
बाएं तरफ 2 विद्यार्थी हों, तभी तुम कहेंगे कि मध्य में यानी बीच में ये लोग बैठे हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर है, तो मध्य पद का मतलब सीधा इतना होता है कि जो मध्य पद होता है उसके दाएं तरफ भी उतनी ही संख्याएँ होंगी, उतनी संख्याएँ बाएं तरफ होंगी। तो यहाँ पर मध्य पद के लिए देखो 1 और 2 संख्याएँ यहाँ होंगी, 1 और 2 संख्या होंगी। तो जब संख्याओं की संख्या विषम होती तो मध्य पद निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब समस्या क्रिएट होती है कि यदि यही चीज़ हमारी संख्याओं की संख्या यदि सम होती, क्या होती, सम होती। अब एक प्रश्न आएगा तो उसमें बताएंगे, तो उसमें भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखना ये है कि मध्य पद के हमने की बात करें, हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमें क्या देखना, अगर ये मान लीजिए उसने हमसे प्रश्न में क्या होता, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, मान लिया कि ये 5 संख्याएँ ये हैं, तो इन 5 संख्याओं में हमने देखा कि कोई संख्या ऐसी तो होगी जो बीच में होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य पद। यानी एक बात समझ में आ गई कि यदि ये संख्या हमको पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पता कर सकते हैं। और इन दोनों को कैसे पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 संख्याएं लिखी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया 15 है, कितना है, 15 है, और संख्या हमारी कैसी है, क्रमागत है। तो इसके आगे क्या होगा, 15 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, 17, 17 के बाद कौन सी आएगी, 19, और यहाँ पर कितनी आएगी, 13, और यहाँ पर कितनी आएगी, 11। देखो हमने बीच, अगर हमने मध्य पद निकाल लिया, यदि मध्य पद हमें निकालना आ गया तो हम ये सारी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। सीधी सी बात ये है, जैसे मान लीजिए प्रश्न है हमारा, क्या है, प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें क्या देखना, उसने हमसे क्या कहा कि 5 क्रमागत संख्याएँ दी हमें, हमने मान लिया ये 5 क्रमागत संख्या हमने इस तरीके से मान ली। अब हमने एक दिमाग में लगाया कि यदि हमें बीच वाली संख्या यानी मध्य पद यदि पता होगा, यदि इस एक पद को हम पता कर लें तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से भी पता कर लेंगे और यहाँ से ही पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मध्य पद, इसी को हम कहते हैं मध्यमान। इसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना होगा, मध्य पद का सूत्र क्या होता है, मध्यमान। तो मध्यमान के लिए हमारे सूत्र कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। यानी यदि हमें मध्य पद यदि निकालना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने पद हैं, उन पदों का हमें क्या करना है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इन्हें समझा ही दिया हमने। तो हमें क्या करना, उन पदों का पहले हमें योगफल निकालना है। तो कुल पदों का योगफल कितना, योगफल उन्होंने हमें दे दिया कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 435। तो यानी योगफल तो हमें दे रखा है उनने 435 बटे कुल पदों की संख्या। पद कितने थे हमारे, उनने पहले ही कह दिया कि 5 पद थे, तो हमने कर लिया 5। अब हम 5 से क्या करेंगे, इनको भाग दे देंगे, 5 अट्ठे कितना हो गया, 40, 43 थे, 3 बच गया, तो 5 सते 35, यानी कितना आ गया, 87 आ गया। यानी सीधी सी बात हमने क्या निकाल लिया, मध्य पद निकाल लिया। तो मध्य पद हमारा कितना निकला, यानी मध्य पद हमारा ये था, ये कितना निकल आया, 87 निकल आया। कितना निकल आया, जब ये मध्य पद हमारा 87 निकल आया, जब हमारा मध्य पद निकल आया तो हमें क्या करना है भाई, इसके आगे की संख्या भी निकाल सकते हैं, इसके पीछे के भी। तो 87 के बाद क्या आता है हमारा, 89, 89 के बाद क्या आता है, 91, और इससे पहले क्या आएगा, 85, और इससे पहले क्या आएगा, 83। देखो हमने मध्य पद निकाल लिया था, बाकी संख्या हमने निकाल ली, लेकिन उसने प्रश्न में हमसे क्या पूछा, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी 5 संख्या आ गई हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 91 है। क्या है हमारी, 91। तो यानी कि इन्हीं संख्याओं का योगफल हमारा 435 है, और इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 91 लेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले उसने कहा है कि 5 क्रमागत संख्या, हमने एक लाइन खींची, उस पर हमने 5 संख्याओं को दर्शा दिया डॉट डॉट करके। आपने देखा कि इन संख्याओं में यदि हम मध्य पद निकाल लें, क्या निकाल लें, मध्य पद। यदि मध्य पद हमने निकाल लिया, उसके लिए मैं क्या फार्मूला लगाना, ये वाला फार्मूला लगा दिया। तो मध्य पद निकाल लिया, उसके आगे के पद निकाल लेंगे इसके पीछे की। ये तो एक बेसिक मेथड था। अब सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना है, उसमें इसने ये कहा है कि किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 435 है। तो हम क्या करेंगे, 5 क्रमागत संख्याएं लेते हैं। जैसे हमारी 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, 5 क्रमागत संख्याएं। तो 5 क्रमागत संख्याएं लेंगे, x, x धन 2, x धन 4, x धन 6, और 5 में होगी हमारी x धन 8। अब देखना पहली संख्या, अब ये हमने देखा कि हमने ऐसा क्यों माना भाई, जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्या है हमारी कौन सी है, विषम। तो हमने क्या देखा, अगर हम विषम संख्या लिखें 1, 3, 5, 7, 9, यानी पहली संख्या से, जब पहली संख्या हमारी कितनी है विषम, 1 है, दूसरी कितनी है 3, यानी कि पहली से दूसरी कितनी अधिक है, 2 अधिक है। पहली जो हम मानेंगे
और जब दूसरी मानेंगे तो दूसरी में कितना जोड़ेंगे हम 2, और जब पहली हमारी 1 है और तीसरी की बात करें तो तीसरी कितनी है हमारी 5 है, तो पहली और 5 में कितना अंतर है 4 का, तो तीसरी मानेंगे तब कितना जोड़ेंगे हम 4। और जब यानी चौथी संख्या की बात करेंगे, जब पहली हमारी 1 है तो चौथी कितनी है 7 है, कितने का अंतर है हमारा 6 का। तो इसी तरीके से क्या है कि पहली हमने माना x, दूसरी यानी 2 ज़्यादा होगी पहले से तो 2 जोड़ दी, तीसरी कितनी ज़्यादा होगी पहले से 4 ज़्यादा होगी, और तीसरी पहले से चौथी कितनी ज़्यादा होगी 6 ज़्यादा होगी, और पाँचवीं जो होगी पहले से कितनी ज़्यादा होगी 8 ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमने क्या मान लिया, जब विषम संख्या मानेंगे तो हम क्या मानेंगे x, x धन 2, x धन 4, x धन 6 और x धन 8। जितनी भी संख्याओं से हमसे बात करेगा उतने में हम क्या करते जाएंगे +2 +2 +2 करते, यानी कि दो संख्याओं को हम बढ़ाते जाएंगे। पहली हमारी x धन 2 थी, 2 इसमें बढ़ेगी x धन 4 हो गई थी, फिर x धन 6, x धन 8, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम। और जो हमारी विषम में है वो वही हमारा किस में होगा, यही हम सम में मानेंगे, क्योंकि सम में भी क्या होता है, सम की बात करें 2, 4, 6, 8, देखो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, 2 का अंतर यहाँ है, 2 का अंतर यहाँ है, 2 का अंतर यहाँ है। तो यानी कि जब भी हम क्रमागत संख्या मानेंगे, चाहे सम मानेंगे या विषम मानेंगे, तो जो पहली मानेंगे उसमें 2, फिर 2, फिर 2, यानी कि +2 करते जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो 5 क्रमागत संख्या हमने मान ली, माना हमने कि 5 विषम संख्या हमें ये है। उसने क्या कहा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है 435। इसका मतलब यदि इन्हीं संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल जो कितना आएगा 435। तो हम योगफल कर लें तो x धन 2, x धन 4, x धन 6 और x धन 8, यानी सभी संख्याओं के यहाँ बीच में हमने क्या लगा दिया प्लस लगा दिया और कोष्टक को ओपन कर दिया, यानी कि सभी का योगफल हमारा कितना है 435। अब हम क्या करेंगे x पद को एक तरफ कर लेंगे और जो हमारे चर पद हैं उनको अलग कर लेंगे। तो नहीं x 1 2 3 4 5 कितने x हो गए 5x, ये हमारे 5x हो गए, धन 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20, यानी कि ये हो गया 20, यानी कि 5x धन 20 बराबर 435 हो गया। अब हम क्या करेंगे 20 को पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो जो क्या हो जाता है गुण चिन्ह हो जाता है, यानी जुड़ने वाली घटने लगती है, घटने वाली जुड़ने लगती है, जो गुणा में होती है वो भाग करने लगती है और जो भाग में होती है वो गुणा करने लगती है। तो 435 माइनस का 20 हो गया, जब इसे घटाएंगे कितना बचेगा 415, यानी कि 5x बराबर हमारा कितना आ गया 415 आ गया। अब हमें क्या करना है x का मान निकालना, तो x बराबर 415/5। जब चर और अचर एक साथ में लिखे, ये कितना लिखा 5x, तो ये होता है हमारा चर और जो ये होता है हमारा अचर, यानी कि लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे चर और जो नहीं अंक होते हैं वो क्या होते हैं अचर। तो जब चर अचर साथ में लिखे होते हैं, जब कोई चिन्ह ना देखे तो कौन सा चिन्ह होता है हमारा गुणा का। तो यहाँ 5 क्या कर रहा है गुणा, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या करने लगेगा यहाँ भाग, तो 5 8 40 5 तिया 15, यानी कि x बराबर कितना निकला 83, यानी कि जो x हमारा लिखा ये हमारा कितना है 83 है, यानी कि जो पहला पद, और पहला पद हमारा कितना निकला था वहाँ पर 83 निकला था। उसने हमसे सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी x धन का 8। जब उसने हमने सबसे बड़ी संख्या की बात की तो x धन का 8 कर देंगे, x हमने 83 निकाला, 8 इसमें जोड़ेंगे कितना हो गया 91। यानी सिंपल सी बात ये है कि जब भी हमें इस तरीके से लगाएंगे तो क्या करना होगा, जितनी संख्याओं की हमसे बात करेगा उतनी संख्याओं को हम मान लेंगे। उतनी संख्याओं के मानने के बाद हमें क्या करना है, उसने हमको योगफल दिया है तो हम क्या कर देंगे सबको योगफल करके लिख देंगे। अब इस समय हम क्या करेंगे चरों को अलग कर लेंगे, अचरों को अलग कर लेंगे और हल कर देंगे, ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 450 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। यानी कि प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर था हमारा विषम संख्या है, यहाँ पर क्या है सम संख्या है। लेकिन पिछले वाले प्रश्न में विषम संख्याओं की संख्या कितनी थी 5, यानी जिससे कि मध्यपद हम निकाले तो आसानी, लेकिन यहाँ पर कितनी है संख्या 6, तो यहाँ पर मध्यपद यानी कि ये भी निकालेंगे हम। तो जो तरीका पहले था वही यहाँ पर, उसने कहा 6 क्रमागत सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे एक लाइन खींच लेंगे, यानी कि बेसिक मेथड लगाते हैं पहले। तो यहाँ पर देखा पहली संख्या यहाँ रही, दूसरी यहाँ रही, तीसरी यहाँ रही होगी, चौथी यहाँ होगी, पाँचवीं यहाँ होगी और छठवीं यहाँ होगी। हमने माना कि 6 संख्या हमें ये लिखी है क्योंकि उसने क्रमागत कहा, तो क्रमागत यहाँ पर भी होंगी। अब क्रमागत का मतलब बता चुके हैं, क्रमागत मतलब उसने ये नहीं कहा कि प्रथम, यदि प्रथम कहता तो क्या हो जाता 2 4 6 8 10 हो जाता, लेकिन उसने कहा है कि किसी 6 क्रमागत, मतलब ये कहीं से भी हो सकती है, शुरू में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है,
और कहीं आगे भी, यानी कि क्रमागत शुरू से नहीं है बिल्कुल कि प्रथम से ही हो। लेकिन अब इसमें क्या है, हमने क्या बताया था कि जब भी हमें संख्या निकालनी तो हम पहले क्या ज्ञात करें, मध्य पद। तो अब इसमें मध्य पद की बात होती है, यानी कि पद इसमें कितने हैं, जब इसमें 6 पद हैं तो हम ये जब 6 पद हैं तो हमने क्या बताया था उसमें कि मध्य पद का मतलब क्या होता है कि उस पद के पहले भी उतने पद हों और आगे भी, यानी कि उसके दाएं तरफ भी उतने ही पद हों, उतने ही पद बाएं तरफ हो, तभी तो मध्य पद होगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है और ये छठवां है, तो इसमें सीधी सी बात ये है कि अगर पहले 1 2 3 4 5 6 पद हैं तो यानी कि बीच में हमारा ना तो 3 आ रहा है ना ही 4 आ रहा है। यदि हम 3 को लेते हैं, यदि मान लें तीसरा पद हमारा मध्य पद है तो इसके पहले कितने संख्या हैं, 2, लेकिन इसके पहले कितनी है, 3, तो ये भी नहीं बना। अगर आगे वाला पद लेते हैं हम 4 तो अब उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ 2 हो गए पद और यहाँ पर कितने पद हो गए, 3 पद। यानी इसका मतलब ये है कि जो मध्य पद हमारा होगा वो 3 और 4 के बीच में यहाँ कहीं होगा। बात समझ में आ रही, मध्य पद मतलब उसके आगे भी उतने पद, यानी कि दाएं तरफ भी उतने पद होना चाहिए और बाएं तरफ भी उतने ही पद होना चाहिए, तभी तो मध्य पद होगा। तो हमने देखा यहाँ पर ना तो तीसरा पद मध्य पद हो रहा है हमारा, ना ही चौथा पद हो रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है कि तीसरे और चौथे के बीच में कोई एक पद होगा, क्या होगा, वो एक पद होगा जो मध्य पद होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर हो जाती है कि जो संख्याएं जो हमें दी हैं वो क्या है, मैं सम संख्याएं, क्या है, सम संख्याएं, यानी कि यहाँ पर एक संख्या होगी, 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 यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी। लेकिन हमने इससे पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि क्या होता है कि जब संख्याएँ दी होती हैं अगर क्रम से दी हो तो सम विषम का कॉम्बिनेशन, यदि पहला सम है तो विषम होगी, विषम के बाद सम होगी। यानी कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होगी, या हम ये कह सकते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होगी। भाई देखो, जैसे यहाँ पर हमने संख्याएँ लिखी, अभी बताया था, देखो ये लिखी हमारी, अगर हम इतना ही लिख दें, यदि हम कहें कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होगी, यदि देखो पहली सम संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होगी, तो देखो विषम संख्या है। यदि यहाँ पर हम ऐसा कहें कि 2 विषम संख्याओं के बीच में, वो भी क्रमागत, देखो 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होगी, तो सम संख्या ये है। यानी कि वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। जब हमारी ये सभी सम संख्याएँ हैं तो ये भी तीसरी भी सम संख्या है, चौथी भी सम संख्या है, और इसके बीच में जो सम संख्या होगी मध्य पद होगा। तो ये मध्य पद जो होगा वो कैसा होगा, विषम होगा। एक बात तो क्लियर होगी, जो मध्य पद जो होगा वो कैसा होगा, हमारा विषम होगा। तो हमें क्या निकालना है, पहले मध्य पद निकालना। जब मध्य पद निकलेगा तो विषम निकल आएगा, जब विषम निकलेगा तो उसमें एक जोड़ेंगे तो सम निकलेगा और एक घटाएंगे तो सम निकलेगा। भाई किसी भी विषम पद में आप एक जोड़ेंगे तब भी विषम मिलेगा, एक घटाएंगे तब भी सम मिलेगा, और चाहे वो सम संख्या होगी तो एक घटाएंगे तो विषम मिलेगा, एक जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। तो हमें क्या निकालना, ये हमारा मध्य पद है। तो हम मध्य पद निकालते हैं। मध्य पद के लिए हमने क्या बताया था, मध्य पद के लिए था हमारा कि संख्याओं का योगफल, जितनी भी संख्याएं तो योगफल कितना है हमारा 450, और संख्याओं की संख्या कितनी है 6, तो 6 लिख लिया। अब हम 6 से क्या करेंगे भाग, तो 6 सत्ते 42 हो गया, 45 था 42 चला गया, 3 बचा 30 हो गया, 6 पंचे 30। यानी जो मध्य पद निकला वो कितना निकला पता में, जो कि हमारा क्या है विषम है। हमने क्या बताया था कि क्या नहीं, कौन सा पद है ये विषम, तो ये हमारा ये कितना हो गया 75। अब इसमें क्या है, ये बीच का पद था तो 75 के बाद क्या आएगा 76, क्योंकि ये हमें निकालना है, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में क्या होता है हमारा, ये सम थी ये सम थी, तो इसमें सिर्फ एक ही का तो अंतर होगा बीच में जो सम होगी। तो यहाँ पर 75 हो गया, ये होगा 76। अब सम संख्या है, तो जब अगली हमारी सम संख्या कौन सी होगी 78, इसके बाद कौन सी होगी 80, यहाँ पर कितनी होगी 74, और यहाँ पर कितनी होगी 72, यहाँ पर कितनी होगी 70। उसने पूछा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 80 है। यानी कि सम संख्या जो है हमारी सबसे बड़ी कितनी है 80 है। बात समझ में आई, नहीं आई? भाई सीधी सी बात ये है, हमें क्या करना है कि उसने हमें दिया था 6 क्रमागत संख्याएँ, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें संख्याओं को हमने लिख लिया। फिर हमने देखा कि या तो तीसरा हमारा नहीं, भी तीसरा भी मध्य पद नहीं हो रहा, चौथा भी नहीं हो रहा, लेकिन जो मध्य पद होगा वो क्या होगा बीच में, तीसरे चौथे के बीच में। लेकिन एक बात और दिमाग में चली कि ये भी सम है और ये भी सम है, दोनों क्रमागत है, तो इसके बीच में जो पद होगा वो कैसा होगा विषम होगा। तो हमने विषम मान लिया, विषम मान लिया, विषम है हमारा। लेकिन जब हमने निकाला मध्य पद सूत्र लगा के, तो पद हमारा कौन सा निकला, विषम ही निकला। जब विषम के बाद हमारा अगला पद कौन सा, सम होता है, तो यानी कि 76 होता है, और यहाँ पर 78 होता है, यहाँ पर 80 होता है। उसने सबसे बड़ा हमसे पूछा तो सबसे बड़ा हमने बता दिया। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसका दूसरा तरीका सेम वही है, इसमें भी हमें क्या करना है, सम संख्याओं की बात है। चलिए देख लेते हैं।
दूसरे तरीका में क्या है कि किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का, तो क्रमागत संख्याएं मान लो 6 क्रमागत सम संख्याएं, 6 क्रमागत सम संख्याएं। तो वही फिर से मानेंगे, पहली पर संख्या कौन सी है हमारी x, दूसरी कितनी होगी, क्योंकि सभी के यहाँ बीच में अंतर 2 का होता है, तो सभी में हम क्या करते जाएंगे, सभी में हम 2 जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर 2 था, 2 जोड़ दिया 4 हो गया, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10 होगा। कितने पद हो गए हमारे, 6 पद चाहिए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब वही फार्मूला उनने क्या कहा कि 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना 450, तो यानी कि हम इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 450 आना चाहिए। हमने इनको क्या कर दिया, इन सभी को योगफल कर दिया। जब हम इन सभी का योगफल करेंगे, चरों को अलग कर लेंगे और अचर को अलग कर लेंगे, यानी x पद अलग कर देंगे और अंकों को अलग कर देंगे। योगफल कितना था 450। तो अब x को अलग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6x हो गया, तो 6x हो गया धन। इनको जोड़ेंगे 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, यानी कि 6x धन 30 बराबर 450 हो गया। वही काम फिर से करना है हमें, 30 को कर देंगे ट्रांसफ़र, यहाँ जी जुड़ रहा है तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ जी घट जाएगा। अब ये यहाँ घट जाएगा तो क्या करेंगे, कितना बचेगा 420 बचेगा 6x बराबर, और 6 और x के बीच में काय का साइन है, 6 और x के बीच में हमारा गुणा का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई का। तो क्या करेंगे, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा भाग में, तो 6 7 42 यानी 70 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 70, लेकिन यानी कि x बराबर 70 आ गया। उसने x नहीं पूछा था, यानी प्रथम संख्या नहीं पूछी थी, उसने पूछी थी सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे छोटी नहीं पूछ के सबसे बड़ी पूछा है। तो ये सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या थी, x धन का 10, x बराबर निकला 70 धन 10 बराबर कितनी होगी 80, जो 80 हमारी इससे पहले निकली थी। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अगला टाइप हमारा होगा वर्गों के योग पर प्रश्न, यानी कि संख्याओं के वर्गों पर योग पूछेगा। यानी जैसे कि जब भी आपसे पूछे, जैसे कहे कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम 5 कह सकता है, प्रथम 10 कह सकता है। प्रथम जब भी लगा होगा कि प्रथम इतनी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हमें सिर्फ ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये इसको क्वेश्चनों को लगाएंगे तो ये सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। जब भी हमसे, और एक चीज़ हमें याद रखना है कि इस फॉर्मूला का प्रयोग हम तभी करेंगे जब प्रश्न में लिखा हो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी प्रथम चाहे वो 5 कहे 7 कहे 8 कहे, लेकिन प्रथम शब्द लगना बहुत ज़रूरी है। जब ये प्रथम शब्द लगा होगा तभी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा लिखा है कि प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम लगाए तो सीधी बात ये है कि ये वाला फार्मूला हमको लगाना है। तो इसमें क्या है कि जो n है यहाँ पर क्या है, संख्याओं की संख्या, यानी प्रथम कितनी, प्रथम 30, तो यानी n का मतलब यहाँ पर 30 संख्याएं हैं। n क्या है यहाँ पर, संख्याओं की संख्या है। उसने कहा है कि प्रथम n, तो प्रथम n मतलब कितनी, प्रथम 5 के 7 के 20 के 50 के 100, तो यानी कि n मतलब संख्याओं की संख्या। उसने कहा प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब एक बात हमें फिर से बता रहे हैं कि प्रथम लिखा होगा तभी इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, प्रथम जब नहीं लगा होगा तो इसका यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं। तो यानी कि उसने कहा है कि प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग होगा, यानी प्रथम मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक 30 की बात करिए, 30 का स्क्वायर, यानी प्रश्न ये है हमारा। उसने कहा कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योगफल। तो सीधी सी बात है, प्रथम है तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना, ये वाला। तो योगफल बराबर n हमारा कितना है 30, तो 30 रख दिए कोष्टक में। n बराबर 30 धन 1, और यहाँ पर 2 गुणा 30 धन 1 बटे 6। अभी इस प्रश्न को देखो हम कैसे लगाते हैं, तो एक फॉर्मूले के बेस पे बता रहे हैं हम किस तरीके से लगाते हैं। इसको अभी बताने के बाद जस्ट वो भी बता देंगे, यानी कि तरीका वही है। हम क्या करते हैं, उसको लर्न करने, जैसे क्या देखते हैं कि हम फार्मूले को याद करते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है हमें। तो हम किस तरीके से याद करते हैं वो अभी हम जस्ट बताएंगे इसके बाद। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 30 और 1 30 और 1 31, 30 दूनी 60 और 1 61 बटे 6। अब इसको हम हल करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। अब इसका हम कर देते हैं गुणा, तो यहाँ गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155, और 155 में करेंगे 61 से गुणा। जब 155 में हम 61 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 9455। कितना आया, 9455। ये सिंपल सी मेथड था, लेकिन हम
तरीका यही है, लेकिन हम कैसे करते हैं, हमें याद है कि जब भी हमसे प्रश्न पूछेगा कि प्रथम n संख्याओं यानी वर्गों का योग, जब भी हमसे पूछेगा कि प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं संख्याएं कितनी है हमारे पास। हमारा तरीका ये है कि संख्याएं 30 हैं, इसके आगे कितनी होगी 31, और क्या करेंगे अगला कर देते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो 30 60 और 61 बटे 2 गुणा 3 हमारा ये। हम देखो कैसे हल करें, हम सीखे, हमें ये फार्मूला याद है, ठीक है, लेकिन हम करते कैसे हैं, हमें पता है कि जब भी हमसे वर्ग वाला पूछेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं उसका आगे वाला पद दोनों को जोड़ देते हैं और बटे 2 गुणा 3 लिख देते हैं और हल कर देते हैं। हम ये सब नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 से 10 बार, 2 से 5 बार, भाई संख्या आ गई हमारा क्या हो गया 1955। और जब भी आप जब ये सीख जाएंगी, जब आप सीख जाएंगे तो ट्रिक भी यहीं से बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यही है, जब भी आप सीख जाएंगे, जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हम हटा देंगे, पहले ये बताएंगे फिर इसको हम हटा देंगे, फिर ट्रिक पे चलेंगे कि हमें इस प्रश्न को लगाना कैसे है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से प्रश्नों को लगाएंगे, जितना एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है हमें कि हम इस तरीके के प्रश्न को लगाएं, लेकिन हमें सीखना ऐसे ही पड़ेगा। सीखने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेपों को गायब कर दें। जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं क्या करते हैं, हम स्टेप को गायब करते हैं, जिसमें ट्रिक होती है उसमें ट्रिक बना देते हैं, जिसमें नहीं होती हम अपने हिसाब से ट्रिक बना लेते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे ये प्रश्न लिखा है हमारा, अगला प्रश्न लिखा है 11 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर धन 13 का स्क्वायर धन ... 30 का स्क्वायर। यानी कि संख्याओं का स्क्वायर हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 11 से शुरू हो रहा है और 30 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ से जा तो क्रमागत रहा है, लेकिन है कहाँ से, 11 से। तो क्या हम इस प्रश्न का यानी कि इस फॉर्मूले का इस प्रश्न में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि जब हमने बताया था कि जब प्रथम प्राकृतिक की बात कही तभी इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो ये लेकिन ये प्रथम तो है नहीं, लेकिन जब भी हमें इस ऐसे तरीके से प्रश्न आते हैं तो इस फॉर्मूले का इसी का प्रयोग होता है। तो हमें क्या करना है, यदि हम इस वाले प्रश्न को ऐसा कर लें कि इस संख्याओं में हम एक का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन ... 10 का स्क्वायर यदि हम जोड़ दें इस संख्या में, तो क्या हमारी ये प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी? बिल्कुल बन जाएंगी। तो हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर ... 30 का स्क्वायर। लिख दिया। भाई हमने क्या किया, ये संख्या हमें 11 से शुरू थी, लेकिन हमें पता है ये प्राकृतिक नहीं है, यानी कि प्रथम भी नहीं है। प्राकृतिक तो यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या नहीं है वो भी। तो हमें क्या करना पड़ा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को हमने इसमें जोड़ दिया और इसकी आगे की ये लिखी ही है, तो ये हमारी देखो क्रमागत बन गई, यानी कि प्रथम बन गई। लेकिन हमने क्या किया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... कितनी संख्याएँ लिख दी हमने अपनी तरफ से, 10 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमने अपनी तरफ से लिखा था। तो इसमें लिखा था, तो अगर हम इसको हटा दें तो बात बराबर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा हमारा, ये लिखा हमारा 17, क्या लिखा 17 लिखा। यदि हम क्या करें, इस 17 में हम 2 जोड़ दें और 2 घटा दें, 17 ही तो रहेगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रहा तो 17 ही, इस पर कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जोड़ा उसको वही हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो प्रश्न जो था वही है, लेकिन हमने सुविधा के लिए लिख लिया। किसके लिए लिख लिया, सुविधा के लिए। तो अब ये देखो हमारा क्या बन गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्या बन गई। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, n कितनी है हमारे यहाँ पर 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31 और दोगुना करेंगे, दोगुने में 3 दूनी 60 और 1 61, चलिए बटे 6। तो यहाँ पर क्या है 30 गुणा 31 गुणा 61 बटे 6, तो 6 पंचे 30 यहाँ फिर से हो गया। जब हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 गुणा 61। जब 155 गुणा 61 यहाँ पर हो गया तो कितना आ गया हमारा 9455, जो इससे पहले अपन ने निकाला था। देखो वही निकला 9455, कुछ और तो नहीं निकला। अब यहाँ पर क्या था, ये माइनस, ये सभी जगह क्या लगा था हमारा, माइनस लगा था। तो यहाँ पर क्या सभी जगह माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या है, हमारी संख्या कितनी है 10, तो n बराबर 10, n + 1 मतलब 11 और 2n + 1 मतलब 10 10 20 21 बटे 6। तो 2 तिया 6 2 पंचे 10 3 21। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 11 पचे, यहाँ पर ऋण लगा तो 11 पचे 55 गुणा 7, तो यहाँ पर ऋण लगा ही है। तो 7 पना 35 और 3 38। यानी कहने का मतलब अब आ गया हमारा प्रश्न क्या कि 94 55 में से यदि हम 385 को कम कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जब हम कम करेंगे तो कितना बचेगा 90, कितना 55 था ये, 94 55, ये घटाएंगे तो 90 70 बचेगा। कितना बचेगा 90 70।
ये आ गया हमारा आंसर। सीधी सी बात इतना याद रखना है हमें कि जब इस तरीके से प्रश्न हो कि जो हमारी सीरीज़ दी होगी या जो वर्ग दिए होंगे हमें, अगर वो प्रथम नहीं है तो उन्हें हम प्रथम बनाएंगे। तो जितनी संख्याओं को आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे उन्हीं संख्याओं क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो इनको अलग हल कर लेंगे, इनको अलग हल कर लेंगे और क्या कर देंगे, लास्ट में जाके सबट्रैक्ट कर देंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप साथ में भी चल सकते हैं, यहाँ चलिए फिर इसको कर लीजिए, यहाँ चलिए इसको कर लीजिए, यहाँ चलिए इसको कर लीजिए, लास्ट में जाके सबट्रैक्ट कर देंगे, यह हमारा आ जाएगा आंसर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो अगली वीडियो हम डालें वो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।